हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ए संसार। मेरा नाम सी ए नरेश भाटिया। आज का हमारा टॉपिक है ओ आई डी ए आर सर्विसेज। ओ आई डी ए आर सर्विसेज क्या होती हैं, उस पे जी एस टी की एप्लीकेबिलिटी किस तरह से है, हमें क्या क्या कंप्लायंसेस देखने हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे इससे पहले कि मैं आपको ओ आई डी ए आर की टेक्निकल टर्म्स में लेके जाऊं या सेक्शन का रेफरेंसेस दूं, मुझे लगता है कि हमारे मन में कुछ एक सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अगर हम उनका सवाल ढूंढें तो हम इसको ज़रा इजीली समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने ये 4 क्वेश्चन यहाँ रखे हैं सामने कि व्हेन अ सेलर सेल्स थ्रू Amazon, फ्लिपकार्ट, देन हु विल पे द टैक्स? सेलर पे करेगा या Amazon वाला पे करेगा? क्या प्रोविजन है जीएसटी की इन दीज ट्रांजेक्शंस? इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम ओला उबर की कोई कैब हायर करते हैं, हम पेमेंट ड्राइवर को करते हैं, ओला उबर के अकाउंट में सीधा जाती है, तो उस केस में जीएसटी जीएसटी की क्या प्रोविजन है? क्या वो ड्राइवर को जीएसटी नंबर लेकर के जीएसटी पे करना होता है या ओला उबर वाले जीएसटी पे करते हैं? इसी तरह से आज की डेट में ओटीटी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ओटीटी चैनल्स हैं जैसे अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। हम लोग सब इन पे अपनी मूवीज वगैरह देख के अपना एंटरटेन होते हैं। तो इन सब के ऊपर जो हम पे करते हैं, एक ओटीटी चैनल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसके ऊपर भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो उस केस में जीएसटी कौन पे करेगा और कैसे पे होगा? इससे आगे हम जाते हैं, आज की डेट में हम देखते हैं कि हम लोग अपना यूट्यूब का कोई चैनल बनाते हैं, या बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जो यूट्यूबर बने हुए हैं और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। उस केस में जो यूट्यूब का अर्नर है, जो यूट्यूबर है, उसको जो इनकम होती है, ऑफ कोर्स वो भी तो सप्लाई है, तो उसके ऊपर जीएसटी की क्या प्रोविजंस है? एक चीज। दूसरी, जब यूट्यूब, ये तो हो गई यूट्यूबर की बात, अब हम बात कर रहे हैं यूट्यूब की, कि यूट्यूब को जो अपनी एडसन से इनकम होती है, जब यूट्यूब हमने किसी भी अपने, मान लीजिए बिजनेस की मुझे प्रमोशन करने के लिए मैं यूट्यूब के किसी भी यूट्यूबर के अकाउंट में अपनी ऐड चलवाता हूँ अपने अपने प्रोडक्ट की, उस केस में यूट्यूब की भी इनकम होती है, तो उस इनकम के ऊपर भी जीएसटी अप्लाई होगा। तो वो जीएसटी जो है वो यूट्यूब पे करता है या कैसे पे होता है? ये सारे कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में हैं। कोशिश करेंगे हम आज इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ओ आई डी ए आर सर्विसेज। ओ आई डी ए आर सर्विसेज सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ आईजीएसटी में डिफाइन की गई है। इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि हम लोग जो भी ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि हम कोई अपनी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, हम कोई क्लाउड सर्विसेज लेते हैं, कोई मूवीज देखते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई गेमिंग करते हैं, कोई भी डिजिटल कंटेंट लेते हैं, किसी भी तरह का हम लोग कोई भी ऑनलाइन अगर सर्विसेज ले रहे हैं हम लोग, तो वो सर्विसेज ओ आई डी आर की डेफिनेशन में आई हैं, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। उनको ओ आई डी ए आर कहलाने के लिए कुछ कंडीशन डाली गई। वो सिंपल कंडीशन है कि ओ आई डी आर सर्विसेज उसी को माना जाएगा जो over the internet by using of information technology having minimal human intervention हो। मीन्स कि हम लोग ऑफ कोर्स जब हम गूगल पे कुछ सर्च करके कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, ऑफ कोर्स उसमें इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट है, और ऑफ कोर्स कुछ केसेस में ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है। तो ओ आई डी आर उसी को माना जाएगा जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन या तो नहीं है या फिर बिल्कुल मिनिमल है। इसको मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज मींस सर्विसेज हुज डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट or an electronic network, and the nature of which renders their supply essentially automated and involving minimum human intervention and impossible to ensure the absence of information technology। बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो सप्लाई हो ही नहीं सकती। इन्हीं सप्लाईज को हम ओआईडीए सर्विसेज में इंक्लूड करेंगे। उसकी उन्होंने एक इंक्लूसिव डेफिनेशन में कुछ एग्जांपल भी दी हुई हैं सेक्शन में ही, जैसे कि आपके सामने है एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट, क्लाउड सर्विसेज, जो कि मैंने पहले भी बोला आपको। तो ओआईडीआर सर्विसेज हमने समझा कि वो सर्विसेज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज में आती हैं, इंटरनेट
के बिना वो सर्विसेज नहीं हो सकती, उसमें इंटरनेट होना ही चाहिए और जिनमें मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन हो। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए Amazon है या फ्लिपकार्ट है। हम एक टेस्ट करके देखते हैं कि Amazon और फ्लिपकार्ट से अगर मैं कोई गुड्स ऑर्डर करता हूं ऑनलाइन, क्या वो OIDR सर्विसेज में फॉल करेंगे? पहला टेस्ट, हम Amazon पे कुछ भी गुड्स ऑर्डर करते हैं तो क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होती है? ऑफ कोर्स होती है। मोबाइल इन्वॉल्व होता है उसमें, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सब कुछ है उसमें। दूसरी कंडीशन, इंटरनेट। इंटरनेट ऑफ कोर्स बिना इंटरनेट के आप चला ही नहीं सकते Amazon। तीसरी कंडीशन मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। तो जो तीसरी कंडीशन है वो Amazon और फ्लिपकार्ट के केस में फुलफिल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जब आप ऑर्डर करते हैं Amazon पे और वो ऑर्डर तो सप्लायर के पास पहुंच जाता है, लेकिन उस ऑर्डर को पैक करने में ह्यूमन इंटरवेंशन है। वहां पे कोई तो ह्यूमन होगा जो उस ऑर्डर को पैक करेगा। पैक करने के बाद वो उनकी कोरियर एजेंसी के पास वो पार्सल जाएगा। वो कोरियर एजेंसी वाला आगे फर्दर दूसरी सिटी की कोरियर एजेंसी को भेजेगा। वहां से फिर एक आपका डिलीवरी बॉय आपका वो पार्सल आपके घर तक लेकर के आएगा। तो इसमें तो बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने मान लीजिए एक मोबाइल ऑर्डर किया और वहीं से वो मोबाइल ऑटोमेटिकली कुछ तो डाउनलोड हो गया। सो ह्यूमन इंटरवेंशन Amazon और फ्लिपकार्ट के केस में है, इसीलिए इसको हम OIDR सर्विसेज नहीं कह सकते। तो फिर OIDR सर्विसेज हैं क्या? देखिए, अब मैं आपको एक OIDR सर्विसेज की एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए नेटफ्लिक्स की हमने कोई सब्सक्रिप्शन ली, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम या हॉटस्टार, किसी की। क्या वहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है? ऑफ कोर्स होती है। इंटरनेट होता है? बिल्कुल होता है। मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, क्या उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होती है? आप अगर अभी एक नेटफ्लिक्स का कोई सब्सक्रिप्शन लेंगे, से 1000 पर मंथ, 2000 पर मंथ, आप अभी अपने मोबाइल में अपना उसमें डिटेल फिल करेंगे, अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालेंगे, जो भी आपको पैकेज लेना आपके सामने आएगा, पैकेज आप सिलेक्ट करेंगे, इमीडिएटली वो आपके लिए ओपन हो जाएगा आपके टेलीविजन के ऊपर। तो वहां पे कोई ह्यूमन तो बैठे नहीं है, वो तो सारा प्री डिफाइंड है, सारा उन्होंने ऑलरेडी सारा प्री कॉन्फ़िगरेशन करके रखे हैं कि जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा, ये पेमेंट आई, तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और उसको एक्सेस आ जाएगा। सो देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन और मिनिमल इंटरवेंशन। सो नेटफ्लिक्स या किसी भी तरह की हम कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं या हम क्लाउड सर्विसेज ले रहे हैं, ये सारी की सारी जो हैं OIDR की बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल्स बनती हैं। चलिए अब हम ये समझेंगे कि OIDR सर्विसेज के केस में टैक्स की लायबिलिटी किसकी बनती है, कैसे बनती है, कैसे टैक्स पे होगा। इसको समझने से पहले एक सेक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन की है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 16, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, NTOR। NTOR means any government, local authority, government authority, an individual or any other person not registered under GST and receiving OIDR services in relation to any purpose other than commerce, industry or any other business or profession located in taxable territory। इसको अगर हम सिंपल सरल भाषा में समझें तो NTOR एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि GST में रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और OIDR सर्विसेज वो ले रहा है, लेकिन अपने पर्सनल पर्पस के लिए, ना कि किसी बिजनेस पर्पस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? आप और मैं अगर घर पे बैठे हैं या हमारे फैमिली मेंबर घर पे बैठे हैं और उन्होंने, जैसे अभी मैंने नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ली, उन्होंने एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, तो वो क्या है? वो क्या है? वो NTOR ही तो है। उन्होंने अपने घर के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया। OIDR सर्विसेज नेटफ्लिक्स है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। टैक्सेबल टेरिटरी में वो लोकेट करते हैं, वो इंडिविजुअल है, नॉन रजिस्टर्ड है, तो वो एक NTOR हो गई। ओके, सो दिस इज व्हाट NTOR। इसको हमने क्यों समझा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि NTOR को हमने क्यों अभी इसको पहले समझा। देखिए मैं दोबारा OIDR पे आता हूं।
OIDAR सर्विसेज के ऊपर टैक्स जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैसे बनती है, उसका टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में पे होगा या रिवर्स चार्ज में पे होगा, कौन पे करेगा, इसको समझने के लिए हमें आईजीएसटी की सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 को भी गो थ्रू करना पड़ेगा। ये दोनों सेक्शंस प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ डील कर जाती हैं, कि प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज के साथ डील कर जाती हैं। जैसे कि आपको मालूम है सेक्शन 12 बात करती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों ही इंडिया में हैं, और सेक्शन 13 बात करती है जहां प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो होगी जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर रिसिपिएंट दोनों में से कोई भी आउट ऑफ इंडिया है। इन दोनों सेक्शन में एक डिफरेंस है। सेक्शन 12 में अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरह से डिटरमाइन होगी। सेक्शन 13 में अगर दोनों में से कोई सप्लायर या रिसिपिएंट में से कोई भी इंडिया से बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरह से डिटरमाइन होगी। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन सच केस शैल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को हम LOR बोल देते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कहता है कि जहां पे सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही इंडिया में है उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बन जाएगी, और अगर रिसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है सिर्फ उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 ये स्पेसिफिकली OIDR की बात करता है। आपको सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेके सबसेक्शन 14 तक पता है कि वहां पे कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज बताई गई हैं जिस केस में बताया गया कि इन पर्टिकुलर सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। लेकिन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 एक जनरल सेक्शन बताई गई है कि जो उन 3 से लेकर सबसेक्शन 3 से लेकर सबसेक्शन 14 तक जो सर्विसेज में फॉल नहीं करता वो सबसेक्शन 2 के तहत उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन की जाएगी। अब हम यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लें OIDR को इसमें लेके आए सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के तहत, ऑफ कोर्स इस केस में जो OIDR सर्विसेज का सप्लायर है वो भी इंडिया में है और जो रिसिपिएंट है वो भी इंडिया में है। तो अगर ये दोनों ही इंडिया में है तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 लग जाएगी और प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(2) के तहत इंडिया का ही रह जाएगा, और उस केस में जो GST है वो नॉर्मल सेक्शन 9 के तहत लग जाएगा या अगर IGST सेक्शन 5 के तहत लग जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए। इसमें नॉर्मल वे में फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोल ली है और वो सॉफ्टवेयर को अभी मैं मान लीजिए चंडीगढ़ में हूँ, कोई दिल्ली में मेरे सॉफ्टवेयर को कोई डाउनलोड कर रहा है, मेरे को उसका वो पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में क्योंकि ये OIDR सर्विसेज बन जाएगी, मैंने फुली ऑटोमेटेड पे उसको रखा है मान लीजिए, तो उस केस में मैं सप्लायर और वो रिसिपिएंट और नॉर्मल वे में मेरे को सेक्शन 9 के तहत सप्लायर को वो GST पे करना होगा। ओके, सो अब हम आते हैं OIDR के ऊपर जहां प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिटरमाइन की जाएगी सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों में से कोई एक आउटसाइड इंडिया है। आप एग्जांपल ले लीजिए गूगल की। गूगल आउट ऑफ इंडिया है और मैं इन इंडिया हूं। मैं गूगल के एडवर्ड्स की एक सर्विसेज लेता हूं। गूगल के एडवर्ड्स की सर्विसेज आप सबको पता होगा कि मान लीजिए अगर मुझे अपने किसी भी बिजनेस को एडवर्टाइज करना है, गूगल पे लेके आना है, तो मैं गूगल से पेड सर्विसेज लूंगा कि भैया कोई भी मान लीजिए मेरा काम कोई भी फर्नीचर से रिलेटेड काम है दिल्ली में, तो कोई भी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में डाले फर्नीचर मार्केट या फर्नीचर शोरूम इन पीतमपुरा, तो मेरा नाम वहां पे सबसे ऊपर आए। तो हम इसको गूगल की पेड सर्विसेज बोल देते हैं। उसके लिए मैं कुछ ना कुछ गूगल को पे करूंगा। अब ये जो सर्विसेज हैं ये OIDR की डेफिनेशन में पास होती हैं और ये OIDR सर्विसेज हैं। अब गूगल इंडिया में तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन मैं इंडिया में हूं। अगर मैं इंडिया में हूं
हम एक बार सेक्शन 13-12 को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इन केस ऑफ OIDR सर्विसेज, पर्सन रिसीविंग सर्विस in case of OIDR services, person receiving such services shall be deemed to be located in taxable territory if any two of the non-contradictory condition are satisfied, namely। यहाँ A से लेकर G तक कुछ कंडीशन बताई गई हैं। उस केस में क्या है कि अगर कोई भी पर्सन OIDR सर्विसेज ले रहा है और वो इन 7 कंडीशन में से कोई 2 कंडीशन को मीट कर जाता है, तो माना जाएगा, डीम कर लिया जाएगा कि वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेट करता है और अकॉर्डिंगली उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी। उसके बाद हम लेवी की सेक्शन पे आते हैं, जो कि एक स्पेशल सेक्शन इंट्रोड्यूस की गई है सिर्फ OIDR सर्विसेज को के ऊपर GST चार्ज करने के लिए। सेक्शन 14(1) ऑफ IGST on supply of OIDR services by any person located in non-taxable territory and received via NTOR। आपको NTOR ध्यान में है जो हमने बात की थी। NTOR कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है जो अनरजिस्टर होगा, जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेट करता है और जो OIDR सर्विसेज ले रहा है फॉर पर्सनल पर्पस, वो NTOR है। So on supply of OIDR services by any person located in non-taxable territory and received by NTOR। तो इस केस में OIDR सर्विसेज एक वो सप्लायर दे रहा है जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, मान लीजिए वो USA में है, और रिसीव्ड बाय NTOR। द सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी द पर्सन लायबल फॉर पेइंग IGST। यानी कि अगर कोई NTOR सर्विसेज ले रहा है तो लेवी किसके ऊपर डाला गया? पर्सन जो कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर मैं गूगल की एग्जांपल लूं तो गूगल जो कि से USA में बैठा है, तो गूगल के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि आपको इसका GST पे करना है। अब गूगल तो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में ये बताया गया है सेक्शन में कि या तो आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाइए या फिर आप अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से उनकी रजिस्ट्रेशन करवा के आपको उसका टैक्स पे करना है। लेकिन ये सिर्फ उस केस में है जब रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज NTOR है। अगर रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज NTOR ना होकर के कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उस केस में क्या होगा? देखिए, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ IGST, जैसे हमारी सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 है जो रिवर्स चार्ज की बात करती है, जिसमें कुछ कैटेगरी उसने स्पेसिफाई की हैं, वैसे ही सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 में भी रिवर्स चार्ज की बात की गई है कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज के ऊपर। अगर हम सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 को नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट की ये नोटिफिकेशन आई थी, इसके साथ पढ़ते हैं तो हमें पता लगेगा कि इस केस में जहां पे जो सप्लायर ऑफ OIDR सर्विसेज है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा है, यानी कि USA में बैठा है, और जो रिसिपिएंट है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उस केस में सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 और इस नोटिफिकेशन को एक कंबाइंड रीडिंग बताती है कि उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको RCM बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। The whole of the integrated tax leviable under section 5 shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such services in case of any services supplied by a person who is located in a non-taxable territory to any person located in a taxable territory other than NTOR। तो other than NTOR कौन हुआ? Of course registered person ही तो होगा। Section 14 subsection 2, the supplier of OIDR services shall for payment of integrated tax take a single registration। जैसे कि मैंने अभी बात की कि NTOR के केस में जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, उसको एक स्पेशल सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 के तहत उसको स्पेशल एक रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 के तहत इंट्रोड्यूस की गई है ऑलरेडी। तो वो या तो इस रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाए या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपना ये GST उसको पे करना होगा। यहाँ पे हमने एक OIDR टेस्ट रखा है
कि अभी तक हमने जो पढ़ा या जो भी समझा उसका क्यों ना एक सिंपल टेस्ट कर लिया जाए. And supply is an OIDR services or not is based upon following three factors. Of course, supply through the internet होना चाहिए. Supply must be automated, involving minimum human intervention and impossible to ensure without information technology. ये तीनों कंडीशंस जहां भी मीट हो रही हैं वो हम उसको OIDR सर्विसेज कहेंगे. Amazon, फ्लिपकार्ट की एग्जांपल मैंने बिल्कुल शुरू में दी थी. इसको जस्ट एक बार गो थ्रू करते हैं. इन अ सप्लाई थ्रू Amazon, फ्लिपकार्ट, even Zomato, internet is involved and supply is impossible to ensure without I think इसमें in a supply through Amazon, फ्लिपकार्ट, यहाँ Zomato गलती से लिखा गया, आप इसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि Zomato OIDR में नहीं आएगा क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व होता है. So in a supply through Amazon, Flipkart, Zomato, yeah, of course, yes, sahi hai, sorry. Internet is involved and supply is impossible to ensure without IT, but it's automated. It's not automated. Supplier delivery team intervention is highly required. अब हम Amazon, Flipkart की हमने बात की थी, इसमें Zomato को भी अब हम ऐड कर लेंगे. इसमें of course दोनों चीजें तो हैं, इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन भी है. इसीलिए ये OIDR को टेस्ट को फेल कर जाती है. ये OIDR सर्विसेज नहीं है. YouTube की हमने बात की थी. YouTube, Google एड्स, Facebook एड्स या कोई और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑन द इंटरनेट आर प्योरली OIDR सर्विसेज as it fulfill all the three conditions and specifically mentioned in the definition of OIDR under section 2 subsection 17. ओला उबर की भी हमने बात की थी. ये ओला उबर, ये दे आर ऑल एग्रीगेटर्स बेसिकली. ओला, इनके ऊपर आपको सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 माइंड में होगी, जिसमें बताया गया कि एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू द ई-कॉम ऑपरेटर, सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू द ई-कॉम ऑपरेटर. ये ओला उबर ये थ्रू द ई-कॉम ऑपरेटर सर्विसेज आ रही हैं. उस केसेस में क्या था कि जीएसटी पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस ई-कॉम ऑपरेटर के ऊपर ही डाल दी गई थी. ओला उबर ऑफ कोर्स ये OIDR तो है ही नहीं. ओला उबर कैसे OIDR हो सकता है? उसमें तो एक ड्राइवर है जो गाड़ी को चला रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी. तो दैट्स व्हाई ओला उबर भी OIDR सर्विसेज नहीं है. नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो हमने बात की. नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो प्योरली OIDR सर्विसेज है बिकॉज ये तीनों टेस्ट पास कर जाती हैं. ऐसे ही गूगल ड्राइव, क्लाउड सॉफ्टवेयर, फ्रेश बुक्स, जोहो बुक्स, जितने भी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, ये पूरी फुल्ली ऑटोमेटेड हैं, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है इनमें. ये पूरी तरह से OIDR सर्विसेज हैं और इनके केसेस में हमें सेक्शन 14 के तहत या सप्लायर जीएसटी पे करेगा रजिस्ट्रेशन करवा के, अगर वो किसी NTOR को सर्विसेज दे रहा है, और अगर NTOR के अलावा अदर देन NTOR कोई सर्विसेज ले रहा है, उस केस में मान लीजिए अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ये सर्विसेज ले रहा है तो उस केस में RCM एप्लीकेबल हो जाएगा. आगे हम देखते हैं ट्रीटमेंट गिवन अंडर GST ऑफ OIDR एंड नॉन OIDR सर्विसेज. ये भी इसी चीजों को हमने फर्दर एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश की है. Amazon और फ्लिपकार्ट फिर से है, देखिए, इट्स सप्लाई थ्रू द ई-कॉम ऑपरेटर एंड टैक्सेबल अंडर सेक्शन 9 एंड ई-कॉम ऑपरेटर जो है वो एक अपना TCS सेक्शन 52 के तहत वो डिडक्ट करेंगे. YouTube में इन केस ऑफ एडसेंस अर्निंग, जो यूट्यूबर होते हैं ना उनको जो YouTube है उसको एडसेंस की अर्निंग होती है. किसी भी बिजनेसमैन की अगर कोई एड चलेगी और YouTube पे चलवाता है तो डेफिनेटली वो पेड एड्स होती हैं, उनको YouTube को पे करना होता है, तो YouTube की अर्निंग हो जाती है. इन केस ऑफ एडसेंस अर्निंग बाय YouTube चैनल ओनर, देन फॉर हिम इट्स एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस टू YouTube. जब एक जो यूट्यूबर है, जब उसको YouTube से पैसा आता है तो ऑफ कोर्स उसके लिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो जाती है. एंड इन केस ऑफ YouTube अर्निंग्स वाया पेड एड जो मैंने बात की, इफ द सर्विस रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, जिसने भी YouTube की सर्विसेज ली हैं, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको RCM के तहत टैक्स पे करना पड़ेगा. एंड इन केस ऑफ रिसिपिएंट इज NTOR, देन YouTube shall pay GST
एज OIDAR अंडर सेक्शन 14 फॉरवर्ड चार्ज में। ओला उबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखिए बात हुई थी हमारी ओला उबर के ऊपर कि ओला उबर एग्रीगेटर्स हैं, दे आर नॉट OIDAR। तो मैंने एग्रीगेटर्स के ऊपर एक सिंगल पेज की स्लाइड रखी है, जस्ट एक छोटा सा डिस्कशन के लेकर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में डिफाइन किया गया है, मींस एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट और मैनेज, या तो ओन करते हो, ऑपरेट करते हो या मैनेज करते हो डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉम ऑपरेटर वो होंगे जो ई कॉम प्लेटफॉर्म को या ऑपरेट करते होंगे या उसको ओन करते होंगे या मैनेज करते होंगे। ये डेफिनेशन है ई कॉम ऑपरेटर की। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 CGST, the government by notification specify category of services a tax on interest and supply on which shall be paid by the e-com operator if such services are supplied through it, and all the provision of this act shall apply to such e-com operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to supply of such services, जैसे कि हमने बात की थी। नाउ नोटिफिकेशन इसमें बोला गया है द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, सो नोटिफिकेशन नंबर 17 बाय 2017 है, सेंट्रल टैक्स रेट की डेफिनेशन है ये। उसमें ये 3 सर्विसेज को कैटेगराइज किया गया है जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के तहत आती हैं और जिसमें ई कॉम ऑपरेटर को GST पे करना है एज इफ ही इज द सप्लायर। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? Services by way of transportation of passenger by a radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle even. Services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest house, etc. ये सर्विसेज मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, booking.com है या मेक माई ट्रिप है या ट्रिप एडवाइजर्स हैं। आप अभी गोवा के लिए आप अपना कोई हॉलीडे प्लान करते हैं तो आप booking.com या मेक माई ट्रिप या ट्रिप एडवाइजर, ऐसी और बहुत सारी साइट्स हैं जहां आप जाते हैं। तो ये क्या है, अगर मैं booking.com एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे होटल, अगर मान लीजिए अगर हम गोवा में देख रहे हैं तो गोवा के होटल्स ने booking.com पे अपने आप को लिस्ट करवाया होगा। तो जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे होटल्स इन गोवा या होटल्स इन सो एंड सो प्लेस ऑफ गोवा, तो वो गूगल सीधा आई थिंक booking.com का वहां पे दिखाएगा, आप क्लिक करेंगे तो सामने आपके होटल की लिस्ट आ जाएगी। तो वो होटल की लिस्ट booking.com के माध्यम से आ रही है। booking.com आप वहां पे मान लीजिए आपने कोई होटल सिलेक्ट करा, अपना वहां पे एक दिन का टैरिफ भी एडवांस दिया या अपना रिजर्वेशन करवाया, फाइनली आप जब वो टैरिफ अपना पे करेंगे होटल को तो वो उसमें booking.com का एक परसेंटेज होता है। अब मान लीजिए अगर आपने वहां पे 5,000 का कमरा बुक किया तो उसका से 15% booking.com को जाएगा। तो वो जो अर्निंग है booking.com की, वो उसके ऊपर तो booking.com तो कमीशन का GST पे करेगा ही करेगा। लेकिन इस केस में ये जो सप्लाई हुई है ये थ्रू ई कॉम ऑपरेटर, यानी कि जो होटल की जो वो सप्लाई है वो सप्लाई booking.com के थ्रू हुई। तो उस केस में भी GST कौन पे करेगा? उस केस में भी GST की जिम्मेदारी इन्होंने इस ई कॉम ऑपरेटर के ऊपर डाली। आगे है सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग such as plumbing, carpenting, except if such a person liable to register under section 22 subsection 1। इसमें हमने अर्बन कैप करके एक बहुत फेमस एप्लीकेशन है जिसमें हमें अपने घर के हाउस होल्ड के कुछ रिपेयर करवाना है या कोई भी चीजें हैं, कोई एसी की मेंटेनेंस है, एसी की सर्विसिंग करवाना है, ये आप अर्बन कैप से वहां पे बहुत सारे सप्लायर आपको मिल जाते हैं। तो उस केस में भी जो भी सप्लाई होगी उस केस में भी अर्बन कैप के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है GST डिपार्टमेंट ने कि भैया इस सारी सप्लाई के ऊपर आपको GST पे करना है। सो ये 3 सर्विसेज हैं जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के तहत आती हैं, इनको हम लोग एग्रीगेटर भी बोल देते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी प्रेजेंटेशन आज OIDAR के ऊपर और एग्रीगेटर के भी ऊपर जो हमने डिस्कस किया बीच में। होप आप लोगों को मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। उसके बावजूद अगर आपकी कोई किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में वो क्वेरीज लिख कर भेजें, मैं उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, गुड इवनिंग।